we will start the new topic from respiration, that is transport of gases. कैसे हमारी बॉडी में गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन जब एल्वियोले में डिफ्यूज हो गया ब्लड वेसल के अंदर, तो कैसे वो पूरी बॉडी टिश्यूज में जाएगा, किन फॉर्म्स में जाएगा, कितनी परसेंटेज है, कैसे जाएगा। CO2 हमारे बॉडी टिश्यूज से लंग्स तक कैसे पहुंचेगा, किस फॉर्म में जाएगा, कितनी परसेंटेज में होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होंगी। तो गैसेस के अंदर दो ब्रॉड हेडिंग्स आएंगी, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एंड CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। चलो बेटा समझते हैं भाई बहन। हीमोग्लोबिन क्या है ये चीज़? ब्लड वेसल पता है ना सबको, एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या है? ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या है बेटा? ब्लड के अंदर प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब पानी, पानी पानी पिला दीजिए 55%, और बाकी सेल्स हैं। कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लैक ब्लड सेल नहीं, प्लेटलेट्स। ठीक है। अब ये जो रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में। इस रेड ब्लड सेल को रेड किसने बनाया? हीमोग्लोबिन ने। हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड RBCs। हीमोग्लोबिन में फिर हीम पार्ट होता है, इसमें आयरन होता है, फिर ग्लोबिन पार्ट होता है, फिर चेन्स जुड़ी रहती है। लंबी कहानी है, ठीक है, NCERT तक लिमिटेड रखते हैं। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, यही तो ऑक्सीजन को जोड़ता है अपने साथ। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ले जाने की क्षमता होती है, मतलब 4 आयरन यूनिट्स होंगे। इज दिस क्लियर बेटा? हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन है। हीमोग्लोबिन किधर है? रेड ब्लड सेल्स में। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, स्पेसिफिकली इसमें आयरन पार्ट के साथ जुड़ता है रिवर्सिबल तरीके से। ये जुड़ेगा तो अलग भी हो सकता है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में HB, गिव्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो 8 एटम कैरी करेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी, उसके बाद नहीं कैरी कर सकता। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ। जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, वहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। कौन से फैक्टर इंटरफेयर कर सकते हैं? 3 फैक्टर इसने बताए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर बढ़ गया, ये ऑक्सीजन के जुड़ने को रोक सकता है। pH बोले तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एसिडिक कंडीशंस, अगर pH कम हो गया, H+ आयंस बढ़ गए, तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा, मतलब कम जुड़ेगा। और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है हीमोग्लोबिन से। तो ये कुछ फैक्टर है जो इस जुड़ने के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen. Again एक पेज लेना पड़ेगा ब्लैंक। इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है। ज्यादा पार्शियल प्रेशर है तो ज्यादा जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, कम है तो कम जुड़ेगा। इस एक्सिस पे अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं, मतलब धीरे धीरे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जुड़ेगा, तो धीरे धीरे रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा उनके साथ जुड़ेगा। एक स्टेज आएगा कि ऑक्सीजन सैचुरेट कर देगा हीमोग्लोबिन को, तो मतलब ब्लड विल बी सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। वो कब आएगा? जब ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का।
जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, इधर इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कितना सैचुरेट हुए हैं विद आरबीसी, सॉरी विद ऑक्सीजन। मतलब कि रेड ब्लड सेल में अगर 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेने की क्षमता है सब में, अगर उन्होंने 50 ही लिया है तो मतलब वो 50% सैचुरेट हुए, 50% अभी खा लिया। तो उसी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। थियोरेटिकली क्या होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ रहा है आरबी के साथ, तो ज़्यादा आरबीसीज सैचुरेट हो रहे हैं। बट बेटा प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ऐसा नहीं आया, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया। एस टाइप लग रहा है, थोड़ा स्टाइल वाला एस है ना। इसको कहते हैं सिग्मॉइड शेप। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व। इधर ये पीक कभी भी 100 नहीं होगा, कभी भी 100% सैचुरेशन नहीं हो सकती है। जस्ट रिमेंबर, पीक कभी भी 100% इसका नहीं आएगा। देन एक होती है P50 वैल्यू। व्हाट इज P50 वैल्यू? P50 वैल्यू मतलब है आप मुझे वो पार्शियल प्रेशर बताइए जिस प्रेशर पर 50% सैचुरेशन आ चुकी है। तो इधर हम देखेंगे 50% सैचुरेशन यहां पर आई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा प्रेशर देखो कितना है। यहां पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी योर P50 वैल्यू। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। ग्राफ पे वापस आ जाऊं मैं, आ जाओ। देखो अब इसको ग्राफ को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, डिसोसिएशन कर्व क्यों बोला, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और आरबीसीज के साथ, तो ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व होनी चाहिए। बट अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो फाइनली टिश्यू के लेवल पर ये अलग हो जाएगा। इसको हम मेनली टिश्यू डिसोसिएशन, इसको मेनली डिसोसिएशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नीचे क्या दिया है, एक्स एक्सिस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और वाई एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में भी वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, तो हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन के साथ। इधर भले ही इसने 100% दिखा दिया हो बट 100% सैचुरेशन अटेन नहीं होती है। ठीक है, एस शेप्ड कर्व बनी है, वो क्लियर है। P50 वैल्यू मैंने क्या बताया था, वो पार्शियल प्रेशर जहां पर 50% सैचुरेशन अटेन हुई है। कहाँ 50% सैचुरेशन अटेन हुई है, दिखा सकते हो मुझे? हाँ सर दिखा सकते हैं, ये 40 है, ये 60 है, तो ये 50 होगा। 50% सैचुरेशन सर इधर अटेन हुई है। इसके करस्पॉन्डिंग मैं अगर देखूं तो यहाँ कुछ आ रहा है, तो 20 है, ये 30 होगा, तो कोई 27 के आसपास होगा। 27 mm ऑफ मर्करी। P50 वैल्यू 27 mm ऑफ मर्करी। व्हाट इज P50 वैल्यू? इट इज पार्शियल प्रेशर, इट इज नॉट परसेंटेज, इट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलो, दिस कर्व इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इट इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द फैक्टर्स कि अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो कर्व पर क्या होगा, H+ आयन बढ़ेंगे, pH कम होगा, टेम्परेचर उधर इधर होगा, तो क्या होगा इस कर्व पर। ठीक है, ये हम इससे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन पर क्या असर पड़ता है। आप मुझे बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखो और मुझे बताओ CO2 का प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने पर क्या असर पड़ेगा। क्या अभी भी उतना ही जुड़ेंगे या थोड़ा कम जुड़ेगा या ज्यादा जुड़ेगा। अब तो CO2 कंपटीशन करेगा कि भाई साहब मुझे जुड़ना है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन कहेगा मुझे जुड़ना है, CO2 का अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो कुछ तो CO2 भी जुड़ेगा ना, तो इफेक्टिवली जो ऑक्सीजन जुड़ रहा था अब उतना नहीं जुड़ पाएगा, कम हो जाएगा। जरा देखो तो सही क्या हो रहा है। ये नॉर्मल कर्व थी, अब मैंने कहा मैंने CO2 को भी लाया। मान लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 है, अब लेकिन CO2 भी आ गया, CO2 का भी कुछ प्रेशर है। ठीक है, तो एट ए गिवन प्रेशर अगर आरबीसी इतने 60% सैचुरेट थे, अब ऑक्सीजन के साथ वो 50% ही सैचुरेट होंगे, राइट, एट ए गिवन प्रेशर। प्रेशर क्या है हमारा, ये इस प्रेशर पर अगर पहले 60% सैचुरेशन थी, अब कितनी है 50%, तो हमारा यहाँ ये पॉइंट बनेगा। फिर आगे जाओ, 60 प्रेशर पर क्या होगा, रुको, इस प्रेशर पर देखो, पहले अगर आपको ये सैचुरेशन मिल रही थी,
90 की, अब हो सकता है 80 की सैचुरेशन मिलेगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर जाओ आप 90 पार्शियल प्रेशर पर, उधर पे अगर आपको 97 98 सैचुरेशन मिल रही थी, अभी थोड़ी कम सैचुरेशन मिलेगी, इतनी, समझ रहे हो, क्योंकि अब CO2 कंप्लीट कर रहा है जुड़ने के लिए। तो जो अपना ग्राफ बनेगा CO2 के हाई पार्शियल प्रेशर में, वो मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या हुआ ओरिजिनल कर्व के साथ, क्या हुआ जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया? क्या ये राइट की तरफ शिफ्ट नहीं हुई? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है? इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ कब मुड़ जाएगी? जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, या जब एसिडिक कंडीशन होगी। एसिडिक कंडीशन हो सकती है लो pH एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, या जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगी। एक चीज़ होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये चीज़ भी अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ ही शिफ्ट कर लेंगे। लेफ्ट की तरफ कौन शिफ्ट करेगा? सारी अपोजिट कंडीशन। CO2 का पार्शियल प्रेशर कम कर दो, एसिडिटी कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है? इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मतलब लंग्स की कहानी है। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, वहां पर एसिड कम होगा, कम टेम्परेचर होगा। तो ये सारी कंडीशंस किसको फेवर करती है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ने में। तो मतलब ये सब चीजें कर्व को लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगी, राइट। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, CO2 का कम है, H+ आयंस कम है, टेम्परेचर कम है। ये सारे किसके फेवर में है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के फेवर में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोनों का जोड़ना। Whereas टिश्यू में ज्यादा CO2 जमा हो चुका है, तो टिश्यू में क्या है? एल्वियोलाई के अपोजिट सारी कंडीशंस। ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, CO2 का ज्यादा है, एसिडिटी है वहां पर, टेम्परेचर हाई है। ये सारी कंडीशंस इस कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगी। राइट की शिफ्ट का क्या मतलब है कि एट एनी गिवन प्रेशर जो नॉर्मल सैचुरेशन होनी चाहिए थी, अब वो उससे कम है। कि मतलब अगर हीमोग्लोबिन के पास 50 ऑक्सीजन जुड़े हुए होने चाहिए थे, जस्ट एज एन एग्जांपल, पूरे ब्लड में, अब उसमें 50 के बजाय बस 40 ही जुड़े हैं। तो बाकी के 10 कहाँ गए? वो टूट गए, उनकी जगह CO2 ने ले ली। तो इसका मतलब राइटवर्ड शिफ्ट जब होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है, तभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो कहीं। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब अब सैचुरेशन कम हुई। सैचुरेशन कम हुई, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो गया कहाँ? वो टूटकर अलग हो गया, यूटिलाइज कर लिया गया उसको। कहाँ पर यूटिलाइज होता है ऑक्सीजन? टिश्यूज में यूटिलाइज होता है। तो इसका मतलब ये करो राइट में कहाँ जाती है? राइट में कब जाती है? टिश्यूज में जाती है। क्यों जाती है? ताकि ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन के साथ अलग हो सके और टिश्यूज उसको यूटिलाइज कर सके। इसको कहते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट कहाँ काम करता है? टिश्यू में काम करता है। क्या है बोहर इफेक्ट? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से टूटना। किन कंडीशंस में? जहां CO2 का अमाउंट ज्यादा है, एसिडिक कंडीशंस है, टेम्परेचर ज्यादा है। सिंपल वर्ड्स में मैंने तुम्हें समझा दिया, इससे सिंपल मैं नहीं कर सकता। और ये कंडीशंस फेवरेबल है ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। लंग में सारी कंडीशंस फेवर करती है जुड़ने को, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन इससे कैरी करेगा टिश्यूज तक। और टिश्यूज में हम चाहते हैं कि अब अलग हो जाए, तो कंडीशंस उसी के फेवर में है कि अलग हो जाएगा, CO2 का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा और टिश्यू में डिसोसिएट होता है। अब एक फैक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजी। देखो, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड
5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, ठीक है, और 4 ml CO2 रिमूव करता है फ्रॉम टिश्यू। इस 5 ml की कहानी क्या है? 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन होता है और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 15 ml ऑक्सीजन होता है। तो मतलब जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड था 20 ml था, डीऑक्सीजनेटेड में 15 ml था, तो बचा खुचा 5 कहाँ गए? वो टिश्यूज ले लिया। तो इससे ये फैक्टर आता है 5 ml, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है। पूछेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को कितना देता है? वो 5 देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना है? 15 ml है। और 100 ml ऑफ ब्लड कितना CO2 रिमूव करता है? 4 ml रिमूव करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड वन मोर फैक्ट, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन बताया ना, ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ml ऑक्सीजन लेकर जाता है। अब ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एवरेज अब 15 मानकर चलो, ठीक है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ml ऑक्सीजन लेता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेगा? 15 इंटू 1.34, 15 चौके 60, 0 6 कैरी, 15 3 45, 6 51, 5 15 20, तो रफली 20 ml। तभी तो बेटा कहा ना मैंने, 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज 20 ml ऑक्सीजन। इधर देखो, एंड डिलीवर्स 5 ml इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजी में जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तब यही 5 ml की जगह 15 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलने लग जाएगा। समझ रहे हो? कुछ याद करने वाली चीज है, अच्छे से याद कर लो, ये चैप्टर इजी हो जाएगा। बोर इफेक्ट समझ नहीं आया, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, काफी अच्छे से समझ आएगा। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट समझ लिया, हालांकि कुछ चीजें इसमें मिसिंग है। ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन के साथ जाता है और 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चला जाता है। आई थिंक ये आपको सर्कुलेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, उसी में दिया हुआ है ये, ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करते। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन। मैंने कहा था ना, हीमोग्लोबिन CO2 को भी ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन में अमाइनो टर्मिनल्स होते हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन, डेल्टा चेन, उसके लिए अमाइनो यूज किया है। एंड हीमोग्लोबिन 20 से 25%, रफली 23% एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन जाता है। अगेन CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना किस पर डिपेंड करेगा? CO2 के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। एंड इसको कौन इंटरफेयर करेगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ये ज्यादा होगा तो CO2 को जोड़ने नहीं देगा। अब टिश्यू में क्या कहानी चल रही है? टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो टिश्यू में हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जुड़ना भी चाहिए क्योंकि हम इसे लेकर जाना चाहते हैं टिश्यू से दूर लंग की तरफ। मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर्स, जबकि अब एल्वियोले में बात करेंगे तो एल्वियोले में CO2 कम है, तो वहां पर ये टूटेगा, और टूटना भी चाहिए ताकि ये टूटकर बाहर निकल जाए एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इज लो इन एल्वियोले एंड ऑक्सीजन का इज हाई, तो एल्वियोले में CO2 टूटेगा और एल्वियोले में ऑक्सीजन जोड़ेगा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो एल्वियोले में कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 टूट गया, दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू। वो एल्वियोले तक हमने भेज दिया और वहां पे उसको अलग कर लिया। RBCs contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of same is present in plasma too. This enzyme facilitates the following reaction in both directions. देखो CO2 हमने कहा कि 20 से 25% कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी होता है, तो बाकी का कितना बचता है अपना? 75 to 80% रहता है, वो किधर जाएगा? तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके भी जा सकता है एज बाइकार्बोनेट, 70% जाता है और 7% अपना देखो
7%, 23% हो गया 30, बाकी 70%। 70% CO2 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट जाता है, 7% डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में, तो 20% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये भी तो प्लाज्मा में ही है, बट डिफरेंस क्या है, ये प्लाज्मा में डिजोल्व नहीं हुआ है, ये आरबीसी के साथ जा रहा है और ये डिजोल्व हुआ पड़ा है। तो टोटल पूछेगा प्लाज्मा में कितना जा रहा है, एक सेकेंड, सॉरी ये प्लाज्मा में नहीं है, प्लाज्मा अलग चीज है, आरबीसी अलग चीज है। बाइकार्बोनेट्स ये जब बनेंगे ना तो बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जाते हैं, तो दिस प्लस दिस इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, बट दिस इज नॉट डिजोल्व्ड, दिस इज डिजोल्व्ड। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब इसकी तो बात कर ली हमने, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, ये माइन्यूट क्वांटिटी में डिजोल्व कर जाएगा प्लाज्मा के साथ और जुड़ेगा। 70% ये कैसे बन रहा है, टिश्यू में अगर आपके पास CO2 है तो टिश्यू में तो वाटर भी होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, दोनों जुड़ेंगे तो एंजाइम की हेल्प से वीक कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये इमीडिएटली डिसोसिएट कर जाता है H+ में और HCO3- में। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। लोकेशन ऑफ द एंजाइम आरबीसीज में भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा में थोड़ा सा, आरबीसी में अच्छा खासा। कहाँ दिया है, आरबीसी में वेरी हाई कंसंट्रेशन और प्लाज्मा में माइन्यूट कंसंट्रेशन। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह प्रेजेंट है। ये रिएक्शन समझ गए? ये रिएक्शन हो कहाँ रही है, आरबीसी के अंदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ने तोड़ दिया आयंस में, अब इस आयन को हम बाहर प्लाज्मा में भेजेंगे और ये प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होगा। ये अगर आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर मैं इमेजिनरी आरबीसी बना रहा हूँ बड़ा सा। इस आरबीसी के अंदर क्या हुआ, ये जो CO2 H2CO3 में बदल गया था वो H+ में टूटा और HCO3- में टूटा। HCO3- में से बाइकार्बोनेट आयन को हमने बाहर प्लाज्मा में भेज दिया। ठीक है, इसमें फिर वो हैमबर्गर फिनोमिना वो कुछ होता है, क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। खैर उतनी कहानी एनसीईआरटी में नहीं है तो वो नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, और बाकी आरबीसी के अंदर तो अपना हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ ही रहा था। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 23%, वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा। बाकी 70% की कहानी ऐसे है, और वो जो 7% है वो एज इट इज़ प्लाज्मा में डिजोल्व होके जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर आया। टिश्यू साइट पर CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है, तो कैटाबॉलिज्म से CO2 ब्लड में से आरबीसीज में चला जाता है और वहां पर इसका बाइकार्बोनेट बनता है, आरबीसी के अंदर भी और प्लाज्मा में भी, क्योंकि दोनों ही जगह एंजाइम प्रेजेंट है। अब एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो रिएक्शन उल्टी चलेगी। उल्टी मतलब ये दोनों चीजें जुड़कर ये बनाएंगी और ये दोनों जुड़कर ये बनाएंगी, क्योंकि एल्वियोलाई में हमें CO2 को अलग करना है, तो CO2 अलग हो गया और वाटर बन गया। 10 CO2 जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप हुआ था, कहाँ पर, टिश्यू पर लेवल पर, वो एल्वियोलाई तक इसी ट्रैप्ड फॉर्म में पहुंचा और एल्वियोलाई में उसे एज CO2 रिलीज कर दिया। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। ठीक है, फिगर 14.4 किधर है? हाँ ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने। तो CO2 की ट्रांसपोर्ट की समरी तुम्हें समझ आ गई। देखो जस्ट मेन मकसद देखना, किस गैस के लिए हम क्या चाहते हैं। CO2 के लिए हम चाहते हैं कि इसे हम टिश्यू से उठाकर लंग्स तक पहुंचाएं, तो लंग की लेवल पर CO2 को हमें छोड़कर अलग करना है, टिश्यू से हमें इसको ले जाना है, तो टिश्यू लेवल पर हम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए हम चाहते हैं कि ये लंग्स से अंदर आ जाए टिश्यू तक, तो लंग्स पर हम जोड़ना चाहेंगे उसे हीमोग्लोबिन के साथ, टिश्यू पर हम उसे तोड़ना चाहेंगे हीमोग्लोबिन से। बेसिक ये पॉइंट याद रखो, बाकी सारी कहानी तुम डिड्यूस कर लोगे।